आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप कराने, तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपकी कमर की नस दब चुकी है। या बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने हमें बोला है कि आपकी कमर की नस दब चुकी है। तो ये आखिर कमर की नस दब जाने के पीछे क्या सच्चाई है? आखिर कमर की नस दब जाना होता क्या है, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, डिस्क हर्निएटेशन कहते हैं, और बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी चीजें जाना जाता है। इसे मैं आगे और आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। तो आखिर ये कमर की नस दब जाना होता क्या है, आज के हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि कमर की नस दबना आखिर होता क्या है। इसी के तहत हमारा आता है कि हमारी कमर में गैप आ जाना। तो आखिर ये होता क्या है, क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित चल रहे हैं, इस समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको मैं जानकारी प्रदान कर सकूं कि यार नस की दब जाना आखिर होता क्या है और इसके लिए मेन कारण क्या होते हैं। तो जब तक आप इस बात के तहत को समझेंगे नहीं, जब तक आपको आपका रोग समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो डॉक्टर आपको बता तो देता है कि आपकी कमर की नस दब चुकी है, लेकिन भैया हमको क्या पता कि नस कैसे दब गई है, किस तरह से दब गई है। तो हम उसका इलाज तो डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं। और मैक्सिमम डॉक्टर ऐसे हैं जो ये बता देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसकी ट्रीटमेंट क्या देना होता है और इसके लिए वास्तव में स्थिति क्या होती है जिस आधार पर नस दबती है। तो आज को मैं आप बिल्कुल स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि नस दब जाना आखिर होता क्या है और ये किस तरह से हमें समझ में आता है कि हमारे कमर की नस दब चुकी है, जिसकी वजह से हमारे कमर में दर्द बना हुआ रहता है, पैरों में झुंझुनाहट रहती है, पैरों में असहनीय दर्द होता है, बहुत खिंचाव बना हुआ रहता है और कमर में असहनीय पीड़ा होती है। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, मैं आपको बताऊंगा कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन कमर की नस दब जाने के बारे में। इसके पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे प्राप्त होते रहे। तो बात करते हैं नस दब जाना। नस दब जाना को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं कमर की नस दब जाती है, स्लिप डिस्क बोला जाता है, इसके साथ में हर्निएटेड डिस्क बोला जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कोलैप्स बोला जाता है, स्लिप डिस्क टियर्स बोला जाता है, डिस्क ब्लस बोला जाता है। इसके साथों साथ इसे लंबर स्पाइनल कैनाल स्टोनिस भी बोला जाता है। मतलब अलग अलग चीज में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग नामों के नाम से जाना जाता है। तो ये कमर की नस दब जाना आखिर होता क्या है? कमर की नस दब जाना हमारे रीढ़ की हड्डी का एक रोग है, रीढ़ की हड्डी की हमारी एक बीमारी है। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। हमारे रीढ़ की हड्डी के मतलब जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, हमारे वर्टिब्रा में 33 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत हमारे सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं, थोरेसिस में हमारी 12 हड्डियां होती हैं, लंबर में हमारी 5 हड्डियां होती हैं, सैक्रम में हमारी 5 फ्यूज्ड हड्डियां होती हैं। 5 फ्यूज्ड हड्डियां मतलब 5 हड्डियों से मिलकर एक जो बोन बनती है वो हमारी फ्यूज्ड कहलाती है, जो सैक्रम में पाई जाती है। जो 5 हड्डियों से मिलकर एक हड्डी बनाती है हमारा सैक्रम होता है। एक लास्ट हमारा होता है कोकिस, जो हमारी 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, मतलब ये भी फ्यूज्ड हड्डियां होती हैं। तो इन भागों से मिलकर, 5 भागों से मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। अब इस बात को गौर करने वाली बात है, हर रोज रीढ़ की हड्डी के बीच में, मतलब हर जो 2 रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनके बीच में एक डिस्क पाई जाती है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इसी में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आता है। तब ये हम समझे कि ये डिस्क जो होती है सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर के बीच में ही पाई जाती है। बाकी जो हमारे अन्य होते हैं सैक्रम और कोकिक्स, उसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि सैक्रम और जो कोकिक्स जो होते हैं हमारे आपस में जुड़े हुए होते हैं और आपस में मिलकर एक हड्डियां बनाते हैं। थोड़ा और सोचिए, अगर स्लिप डिस्क नहीं होती तो हमारी रीढ़ की हड्डी खड़े बांस की तरह होती, मतलब एक बंबू की तरह होती। यानी कि स्लिप डिस्क का काम होता है रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाना। स्लिप डिस्क एक रबड़ के समान गद्दी है जो रीढ़ की दोनों हड्डियों के बीच में स्थित होकर बॉडी को आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कर पाने में मदद करती है। और मेडिकल भाषा में हम बोले तो 2 वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है उसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब हम अंदर से डिस्क को पूरी तरह से खोलते हैं, टटोलते हैं, मतलब इसका टी सेक्शन देखते हैं कि ये डिस्क के अंदर आखिर होता क्या है। इससे आपको और आसानी से समझ में आएगा कि ये आखिर डिस्क के अंदर होता क्या है। तो भैया डिस्क जो होती है, स्लिप डिस्क 2 भागों से मिलकर बनी होती है। 2 वर्टिब्रा के बीच की एक स्लिप डिस्क का खोलकर देखेंगे तो वो ऐसी दिखती है, आप इसे इमेज में देख सकते हैं, जो नीले रंग की दिखाई देती है। इसके 2 भागों में जो बाहर का भाग होता है वो हार्ड ट्रैक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस, जो एक रिंग के समान दिखाई देता है। इस रिंग के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। रिंग यानी कि एनुलस फाइब्रोसिस का काम होता है अंदर का जैवी पदार्थ जो हमारा होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस, उसको बाहर निकलने नहीं देना, यानी कि उसको रिंग के अंदर ही रखना। और स्लिप डिस्क के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। और जब स्पाइनल कॉर्ड को आप गौर से देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नसें निकलती हैं जिसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जिसका काम होता है शरीर के निचले हिस्से यानी कि
पैरों को, हमारे जो पैर होते हैं उनको ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सप्लाई करना। स्लिप डिस्क के जस्ट पीछे स्पाइनल कार्ड को फिर आप देखोगे तो स्पाइनल कार्ड के दोनों ओर से नर्व निकलती हैं। लेफ्ट वाली हमारे लेफ्ट पैर में जाएगी और राइट वाली हमारे राइट पैर में जाएगी। ये सब कुछ तो हो गया कि ये संरचना कैसी क्या हो गई। अब बात कर ले हम ये नस का दब जाना क्या होता है, मतलब स्लिप डिस्क क्या होता है, हर्निएटेड डिस्क क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कोलैप्स क्या होता है, डिस्क ब्रेस्ट क्या होता है, स्लिप डिस्क टीएस क्या होता है। इसमें क्या होता है, उदाहरण के लिए नॉर्मल डिस्क को आप देखिए और आप स्लिप डिस्क को देखिए, मतलब एक साधारण सी डिस्क को देखिए और जो खसक चुकी है डिस्क, उस डिस्क को आप देखिए। इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपने कुछ भारी चीज उठा ली है और कोई यार सपोज किस टाइप का कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो जरा इमेजिन कीजिए जब रीढ़ की हड्डी यानी कि आपका वर्टिब्रा पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा तो वर्टिब्रा एक दूसरे को दबाएंगे और जब स्लिप डिस्क पर दबाव आएगा और जब दबाव आएगा तो उस कंडीशन में स्लिप डिस्क की जो रिंग यानी कि जो बाहर वाला भाग है वो दबेगा और जो बाहर वाला भाग जब दबेगा तो जो हमारे अंदर का जो जेली है, जो अंदर हमारा तरल पदार्थ है, उस पर भी प्रेशर पड़ेगा और जब ज्यादा जब प्रेशर पड़ने लगेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा तरल पदार्थ होता है रिंग को पंचर करता हुआ बाहर आ जाएगा और बाहर आने पर स्पाइनल कार्ड जो कि स्लिप डिस्क के जस्ट पीछे पाई जाती है उससे होकर जो नर्व्स निकलती हैं उसे दबाने लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व कॉम्प्रेशन यानी कि कमर की नस दब जाना। ये हो गया हमारा कमर की नस दब जाना और इसी को बोलते हैं हम स्लिप डिस्क, यानी कि स्लिप डिस्क अपने स्थान से नहीं हटती लेकिन अंदर वाला जो तरल पदार्थ होता है वह बाहर निकलकर स्लिप डिस्क को पीछे की ओर नस दबा देता है और ये नसों को दबाने का काम दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी हो सकता है। जिस तरफ ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उस तरफ से स्लिप डिस्क दब जाएगी और जिस साइड की नर्व को दबाया है उस साइड हमको कमर में दर्द, पैर में दर्द, झुनझुनाहट, असहनीय पीड़ा हमको ये होने लगेगी। ये दूसरे डायग्राम के माध्यम से और आसानी से समझिए। नस को दबाना मतलब कॉम्प्रेस्ड स्पाइनल नर्व और स्लिप डिस्क को लिक्विड अगर बाहर आ गया तो उसे हम बोलते हैं स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क। मतलब अगर हमारी नस दब चुकी है तो उस कंडीशन में हो गई हमारी कॉम्प्रेस्ड स्पाइनल नर्व और स्लिप डिस्क से अगर लिक्विड बाहर निकल गया तो उसको हम बोल दिए स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क। अब थोड़ा सा और शॉर्ट में समझ ले, साइटिका में और नस दब जाने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बट ये अंतर है कि जो नस दब जाती है दूसरी जगह पे दबती है, कमर में ही दबती है, और साइटिका में जो होता है इसमें भी नस दबती है लेकिन बट अलग जगह पर ही दबती है। इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट में समझते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं उसको और साथ में आई बटन में भी डाल दे रहा हूं, उसको आप आकर देख सकते हैं। तो साइटिका मतलब जैसे कि L4, L5, S1, S2, S3 इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये आपको स्टार्टिंग बताएगा कि हमारी जो 33 भाग्यां होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, तो सेम ही पे जो हमारी लंबर में और सैक्रम में जो हमारी हड्डियां पाई जाती हैं उससे बीच से निकलकर L4, L5, S1, S2, S3 इन भागों से निकलकर कुछ नसें निकलती हैं और ये कुछ जो नसें निकलती हैं थोड़ा सा आगे जब बढ़ती हैं तो एक बड़ी नस बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटिक नर्व बोलते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है जो कमर की पीछे से होते हुए पैर के निचले हिस्से तक जाती है। और जब L4, L5, S1, S2, S3 में स्लिप डिस्क होगा तो वो साइटिक नर्व को दबाने लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटिका। उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये साइटिका के भी कारण हो सकते हैं और ये जो हमारी नस दब जाती है कमर की उसके भी कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें भैया, कमर को साइड से उठाकर वजन ज्यादा उठा लेना, मतलब आपने कमर को साइड में किया है और ज्यादा वजन उठा लिया है तो आपकी नस दब सकती है। बहुत ज्यादा वजन उठा लिया आपने तो दिक्कत जा सकती है। कमर को एक साइड अत्यधिक ज्यादा मोड़ लेना, एक तरफ आपने मोड़ लिया कमर को बहुत ज्यादा, बहुत ताकत से, तब आपकी कोई नस दब सकती है। ज्यादा ऊंचाई से कूद लिया है आपने, लॉन्ग जंप हो गई है, हाई जंप हो गई है, तब ये हो सकता है। कोई एक्सीडेंटल केस है इसके कारण आपको जो कमर में चोट लगी है उसके कारण आपको ये हो सकता है। कमर की मांसपेशियां कमजोर हो गई है तब भी दिक्कत जा सकती है। गलत पोजीशन में आप बैठते हैं, सोते हैं, आपका जो पीछे का जो एरिया होता है स्पाइनल कार्ड वाला, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम चलती है तो उस कंडीशन में आपको ये नस दब जाने का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ये लक्षण और सावधानी जो है मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में डाल दे रहा हूं, आप देख लीजिए। मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हो सकता है आप यहां से रीड कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे और बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, क्या सावधानियां हो सकती हैं, आप स्लाइड के माध्यम से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कमर की नस दब जाना क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो यार, और लोगों तक शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया दोबारा से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को दबा लो।